अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। बेसिक मैथ्स के अंदर ये भी सीखना होता है जिस एज अ टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन क्या चीज़ है वो पढ़ते हैं हम। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, या बोल सकते हैं इन्वर्स है या रिवर्स है। दिस इज़ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आप समझ लीजिए कि एडिशन हो, समझते हो आप, तो एडिशन का जो इन्वर्स है वो सब्ट्रैक्शन है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स है या इन्वर्स है वो अपना डिवीजन है। वैसे ही इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। और ये दो तरह का होता है, जिसमें से हम दो नाम लिखेंगे। एक लिखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक कहलाता है हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो दो तरह के इंटीग्रेशन देखने को मिलते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, जिसमें से हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों पड़ा, पहले वो देख लेते हैं। उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डेफिनिट में क्या होता होगा। लेकिन पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नाम इनडेफिनिट क्यों पड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिक तो इतना है, इसको नोट डाउन कर लें। इंटीग्रेशन विच इज़ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन है y एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऐसी एक और फंक्शन है y, एक एग्जांपल ही है बस, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि डिफरेंशिएशन करिए dy बाई डी एक्स, तो कितना निकाल के आओगे आप, 2x, और 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 का कितना हो जाएगा 0। ये तो हुआ डिफरेंशिएशन ऊपर वाले फंक्शन का। अब करना है अगर इंटीग्रेशन, तो पहली बात इंटीग्रेशन लिखने का तरीका क्या है। इंटीग्रेशन को ऐसा लिखते हैं, dy एक जगह रहेगा, जहाँ 2x लिखा है वहाँ पर dx भेज दीजिए, जहाँ 2x लिखा था वहाँ पर dx वाला टर्म भेज दीजिए। वैसे यहाँ पे भी कर दीजिए, dy इक्वल्स टू कितना लिख दीजिए, 2x dx। बेसिकली इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसका तरीका यही होता है, जिसमें हम लोग जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे dx वाले टर्म, जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे dy वाले टर्म। अब क्योंकि dy अकेला ही है तो x वाले टर्म्स की जगह dx भेज दिया है। इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा होता है, ये मतलब है कि इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब क्योंकि जस्ट हम समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, तो dy का इंटीग्रेशन ऊपर दिए हुए फंक्शन y की तरह होना चाहिए, और 2x का इंटीग्रेशन ऊपर दिए हुए फंक्शन x स्क्वायर की तरह होना चाहिए। अब रही बात प्लस किसी कांस्टेंट की, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 है और 2 का डिफरेंशिएशन भी 0 है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही था या 2 था। बेसिकली बात ये है कि आप तो इंटीग्रेशन dy और 2x dx का कर रहे हो ना, तो dy को तो चलो y दिखा दिया और 2x dx को x स्क्वायर दिखा दिया, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि 0 का इंटीग्रेशन 1 है। इसलिए हमें इंटीग्रेशन में यहाँ पे कांस्टेंट नहीं पता, मैंने लिख दिया c। सिमिलरली यहाँ पे भी y इक्वल्स टू 2x का तो x स्क्वायर बता दिया, जस्ट अपोजिट ऑफ y एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो उसका इंटीग्रेशन अपोजिट ऊपर वाला दे दिया। बट 2 की जगह अगेन हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर y एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी होता तो भी डिफरेंशिएशन सेम मिलता जो दोनों जगह लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेट करने पर हमें पता नहीं लग पाएगा कि हमने कौन से कांस्टेंट से स्टार्ट किया था। इसी रीज़न से ये जो इंटीग्रेशन है कहलाता है इनडेफिनिट, बिकॉज हियर दिस कांस्टेंट c इज इनडेफिनिट विच वी कैन नॉट डिटरमाइन विद सर्टेनिटी। तो ये c जो है इनडेफिनिट है या इनडेफिनिट कांस्टेंट है, इसी कारण से इस इंटीग्रेशन का नाम क्या पड़ गया, इनडेफिनिट। बेसिकली इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने एक एग्जाम्पल लिया, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि 1 का या 2 का डिफरेंशिएशन या किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। जब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है। इसलिए वो कांस्टेंट हमें परफेक्टली पता नहीं है या डेफिनेटली पता नहीं है, इस कारण से इस इंटीग्रेशन का नाम पड़ गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट कैसा होता होगा, जब सी फिक्स हो जाता होगा, तो जब डेफिनेट पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये अच्छे से ध्यान रखें, आपके सामने ये बेसिक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। अब मुझे सॉल्व करना सीखना है, तो उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सम इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज, या लिख देता हूँ फ्यू इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज। मैं क्या है, फ्यू इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज में फ्यू क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न एक्चुअली ये है, इंटीग्रेशन इज़ नॉट दैट ईजी लाइक डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स में जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तरह या एक चैप्टर की तरह पढ़ते हैं।
उसमें प्रॉपर आपको इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलेज भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताए जाते हैं कि इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा या उस तरीके से हो जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊंगा यही केवल रूल्स होते होंगे, यही फॉर्मूले होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हम हेडिंग में पहले से फ्यू इंटीग्रेशन फॉर्मूले लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे फिजिक्स में जो यूज होने वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होंगे ना, उनसे मतलब है हमें। बाकी इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी लेवल का हो सकता है इंटीग्रेशन, पर हमारा फोकस किस पर रहेगा, जो कि फिजिक्स में यूज होने वाला इंटीग्रेशन होगा रिलेटेड टू जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। उसमें फिजिक्स में चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, जो इंटीग्रेशन यहाँ सीख लेंगे वो फिजिक्स में उतना ही यूज़ होने वाला है। मैथ्स में अगर आप यूज़ करते तो अलग बात है, तो आपको अलग से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा या और ज़्यादा डिटेल वहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन फॉर्मूले में लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये dx के इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअली हो गया कि आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करने पर ऐसा फॉर्मूला याद करना है, x होता है और अलग से आपको लगाना है कांस्टेंट c। आप इसमें लॉजिकली ये भी समझ सकते हो कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, x। तो इस इंटीग्रल dx का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और ये फॉर्मूला याद करना है x प्लस c के बराबर होता है। ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको। दिस इंटीग्रल फॉर्मूला इज इंटीग्रल dx। मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रल dx का मीनिंग क्या हो गया कि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो लाइक 1 dx, और ये बेसिकली आपके पास हो जाता है x, अलग से एक कांस्टेंट c ऐड करना है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर इंटीग्रल dt होता तो आप इसको इंटीग्रेट करते t प्लस सी से, या बोलते t प्लस सी इसका इंटीग्रेशन है। अब अगर x पावर n dx अगला देखें, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और अलग से एक कांस्टेंट c ऐड कर दिया है, लेकिन ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कि ये वैलिड नहीं होता है जब n की वैल्यू क्या होती है -1। ध्यान रखें, n की वैल्यू -1 पर ये वैलिड नहीं है। अगर n -1 हो जाता है तो ये रॉन्ग है, इसका आंसर ये नहीं होता है। तो हमें कैसे करना होता है हम देख लेंगे। अगर आप बोले कि सर ये क्यों लिखा है, तो देखो एज अ फॉर्मूला आपको याद करना होता है, लेकिन आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। एक्स की पावर का इंटीग्रेशन मैंने ये लिखा है, तो जो ये लिखा है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको वापस से एक्स की पावर n ही मिल जाएगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि यही इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो याद भी रखना है। फिर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स टी एक्स, जिसमें n की वैल्यू -1 पुट कर दी। जैसे ही n की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखें कि ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसका आंसर होता है ln x प्लस सी, और लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होना चाहिए, ln x। तो ध्यान रखें n की वैल्यू -1 होते ही ये बन गया 1/x, इस कारण से इसका इंटीग्रेशन बन गया है ln x, और ln x में एक्स्ट्रा एक कॉन्स्टेंट आपने c ऐड कर दिया। फिर बढ़ते आगे, एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या ही होता है, e की पावर x। ये वो बेसिक 4 फॉर्मूले। अभी और भी 2 फॉर्मूले लिख रहे हैं, कैसे रहेंगे देखते हैं। आप एक बार 1 बाई 1 लिखते चलिए, 1 2 3 4 इंटीग्रेशन फॉर्मूले मैंने हेडिंग लिखा था, इन चारों फॉर्मूलेस को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। अभी और भी मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूँ। ये जो फॉर्मूलेस जो भी मैं बताऊंगा इन सबको याद रखते हुए कैसे अप्लाई करते हैं वही हम आगे सीखेंगे। कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे और कुछ मैं प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर्स निकालेंगे कि क्या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह हम पढ़ते हैं, कैसे उनको सीखते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए पहले 1 2 3 4, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके नोट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने 5th लिखा। 5th इंटीग्रेशन फॉर्मूले में मैं यूज़ कर रहा हूँ sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखना थोड़ा, -cos x, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर ये है तो डिफरेंशिएशन अपने आप ही ऊपर वाला ये आ जाएगा, लेफ्ट वाला। -cos x में cos x का -sin x होता है, -sin x प्लस हो जाएगा, तो अपने आप sin x आ जाएगा। तो ध्यान रखना sin x का इंटीग्रेशन जो है ना -cos होता है, लेकिन cos x का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास sin x ही होता है। तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x ही होता है, और sin x में एंड में अलग से आपको कांस्टेंट c ऐड कर देना सभी केसेस में, क्योंकि हमारे लिए अभी इंटीग्रेशन कौन से पढ़ने वाले हैं हम लोग, इनडेफिनिट। एक ये इंटीग्रेशन याद कर लीजिए। एक और मान लीजिए इंटीग्रेशन में अगर बोलता हूँ याद करने को, तो आप ये वाला याद रख सकते हैं, दैट इज़ ये वाला जो इंटीग्रेशन एक था sec स्क्वायर एक्स, एक ये याद कर लीजिए आप। तो sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन अगर याद करें तो आपको क्योंकि डिफरेंशिएशन करवाया है तो अब ये वाला भी लिख सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर एक्स, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो cosec स्क्वायर एक्स dx जो लिखेंगे उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot x
और अलग से एक कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो कॉट एक्स का तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स था, एक माइनस पहले से ही भी लग रहा है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये इंटीग्रेशन इतना यूज़ नहीं होंगे वैसे, मेन तो 1 to 6 ही है, बट स्टिल मैंने डिफ्रेंशिएशन करवाए हैं तो मैं ये भी आपको करवा ही देता हूँ, ऐसा है। एक और मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसके इंटीग्रेशन की बात हो रही है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए, और अलग से एक कांस्टेंट सी क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ और फॉर्मूले हो गए 5 to 9, ये याद रखेंगे। तो आपने 1 to 4 अभी लिखे थे, अब 5 to 9 ये नोट करिए पॉज करके, ये फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, जिसमें से 6 तक ही है वैसे मेन, तो 7 8 9 तो एक्स्ट्रा ही है, बट ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है तो हम लिख सकते, तो मैंने लिखवा भी दिया है कि ये कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूले आपके सामने ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, मैं कुछ और फॉर्मूले भी लिखवाने वाला हूँ, लेकिन जो भी लिखवा दिए है ना, इन्हीं पर बेस्ड है वो, इन्हीं को यूज़ करते हुए मैं और भी कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, उनके रिजल्ट्स भी आप इंटीग्रेशन में याद रखने वाले हैं। पहले इसको पॉज करिए, इसको लिखिए, मैं राइट हैंड साइड ही से यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा। तो मैं यहाँ पे अगर वापस से लिखना शुरू करता हूँ तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज़, मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, देखिए अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो अपना हो जाएगा 10th नंबर का फॉर्मूला। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए। सो 10th वाले नंबर का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखना। दैट इज़ रिटर्न एज पी एक्स प्लस क्यू की पावर एन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है सेम पी एक्स प्लस क्यू की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और बाहर अलग से आपको यहाँ पर एक टर्म से डिवाइड करना होता है, एंड दैट टर्म इज़ इक्वल टू 1/p। थोड़ा ध्यान रखिए क्या करना है आपको यहाँ पर, इंटीग्रेशन जो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, उस इंटीग्रेशन को आप देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड सेकंड वाले पॉइंट से। सेकंड में मैंने लिखा है ना एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना था, वो एक्स की पावर n + 1/n+1, बस उसकी जगह पी एक्स प्लस क्यू आ गया। आप समझिए 3x + 2 आ गया है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 3x + 2 की पावर n + 1/n+1, और अलग से आपको जो कि x का कोफिशिएंट है दैट इज p मतलब 3, उसे डिवाइड करना है, बाहर आ जाएगा समझ में। तो 1/p px + q की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है n क्या नहीं हो सकता है, -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर -1 हो जाती है तो ये वैलिड नहीं है। तो अगर -1 होती तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती, 1/px + q dx। इसका इंटीग्रेशन होता ln ऑफ px + q, और आप अलग से बाहर डिवाइड कर देते किससे, p से, और आप लगाते अलग से कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे भी लगाएंगे है ना, +c आपको लगाना है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि ये कब वैलिड नहीं होता है, जब n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 होती है तब वैलिड नहीं होता है। तो ब्रैकेट में वो हम लिख देते हैं n ≠ -1। और 11th वाला जो है आपके पास मैच कर गया किससे, जैसे 1/x था तो उसकी जगह 1/px + q, p और q कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो आंसर ln px + q बिल्कुल 1/x का ln x होता है, बस बाहर p से डिवाइड करना है आपको, इसका ध्यान रखिए, या 1/p से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है वो। फिर चलते हैं आगे। 12th में मान लीजिए इंटीग्रेशन मैंने आपसे पूछा होता है e की पावर px + q dx। तो e की पावर px + q का भी e की पावर px + q जस्ट लाइक e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन डिवाइड किससे करना है आपको, बाहर किससे, p से। p जो है हमारे पास x का कोफिशिएंट, और बाहर अलग से क्या लगा देंगे, कांस्टेंट c। बिल्कुल सिमिलरली आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 13 नंबर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट में देखें तो उसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 13 को आप देखिए साइन लिखा हुआ है, तो मैं साइन की जगह लिख देता अगर sin ऑफ px + q dx, ये हो जाता -cos px + q। पहली बात तो ये होता है, लेकिन डिवाइड किससे होता है, बाहर p से। तो -cos px + q बाहर p से डिवाइड होता है, 1/p से मल्टीप्लाई होता, और अलग से एक कांस्टेंट आ जाता है इसके अंदर एडिशन में, कितना, c। तो sin px + q का -cos px + q, और बाहर अलग से क्या डिवाइड कर दिया मैंने, p से। सिमिलरली अगर मैं लिखता cos px + q dx, आप लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, cos का साइन होता है तो ये भी कितना हो जाता है, sin ऑफ px + q, और लेकिन बाहर किससे डिवाइड होता है, अलग से p से, या 1/p से मल्टीप्लाई होता है, और आपको अलग से एक कांस्टेंट यहाँ पे बाहर, वो तो इंडेफिनिट के कारण आप क्या करते हो, अलग से है वो, है ना, px + q नहीं है उसमें, अलग से है वो, c ऐड करना होता है।
फिर एक और करते हैं, मान लो 15, जब इतना कर लिया तो और आगे भी कर सकते हैं हम। तो मान लीजिए और आगे करते हैं अगर तो 15 में मान लीजिए मैंने अगर, वैसे इतना इंपॉर्टेंट अब है नहीं ये, बट अगर करते हैं सॉल्व, सेक स्क्वायर ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये सेक स्क्वायर का tan x होता है, तो tan ऑफ क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, और tan ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अगर लिखा और बाहर अलग से किससे डिवाइड करेंगे 1/p से, और अलग से कांस्टेंट c ऐड कर दिया। फिर 16 भी मान लीजिए एक और कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, अगर ये पूछा होता तो इस कोसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस, पहले तो कॉट आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, लेकिन बाहर डिवाइड किससे हो जाएगा अलग से p से, और आपको अलग से एक कांस्टेंट c बाहर अलग से ऐड करना होता है। और एक लास्ट 17 वाला भी अगर कर लें इसी को देख करके, मान लीजिए एक ही जगह होता पी एक्स प्लस क्यू, या फिर सॉरी ए की पावर होती पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन होता तो इसका आंसर भी ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड किससे करना होता है, इस ए की पावर में जो भी लिखा हुआ है, पहले लिख देता हूँ, ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्या करना होगा एल एन ए, बाहर अलग से डिवाइड करना है 1/p से, और अलग से कांस्टेंट आ जाएगा c। 15, 16, 17 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप लिख सकते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आप अगर 1, 2, 3, 4 वाले फॉर्मूले को देखें तो 1 तो डायरेक्ट है, उसमें ऐसा कुछ था नहीं, dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, वो हमने लिखा। फिर x की पावर n का x पावर n प्लस 1/n+1 होता है, और प्लस c उसी x की जगह रिप्लेस अगर पी एक्स प्लस क्यू हो जाए, बट ध्यान रखना पी एक्स प्लस क्यू ही होना चाहिए, ऐसा नहीं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आ गया या 3x स्क्वायर माइनस 2 आ गया, वो गलत है, उस पर नहीं होगा इंटीग्रेशन, कर ही नहीं पाएंगे। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन ये है, तो पी एक्स प्लस क्यू की पावर n में सेम ही होता है, इसके जैसा ही होता है, सेकंड के जैसा, बट बाहर डिवाइड किससे करना होता है p से, जो कि x का कोफिशिएंट है। अगर n की वैल्यू -1 होती है तो ये वैलिड नहीं है सेकंड और 10th। थर्ड वाले में 1/x हो गया है, अगर n की वैल्यू -1 है वहाँ पे 1/p x प्लस क्यू हो गया है। इंटीग्रेशन करेंगे ln x या ln ऑफ p x प्लस क्यू, बस वहाँ पे p से डिवाइड हो जाएगा। e की पावर x का e की पावर x रहता है, तो e की पावर p x प्लस क्यू का भी e की पावर p x प्लस क्यू, बस बाहर अलग से क्या आ जाएगा 1/p। साइन x का माइनस कॉस x होता है, तो साइन p x प्लस क्यू का हो जाएगा माइनस कॉस p x प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p, और अलग से कॉन्स्टेंट c ऐड हो जाएगा। पहले नोट डाउन कर लीजिए, 10 to 13 आपके सामने हैं, इनको नोट डाउन करिए, थोड़ा पॉज करके फिर नेक्स्ट आगे यहाँ पर और मैं बता देता हूँ जो भी फॉर्मूले लिखे हैं इन्हीं को और आगे देखते हैं। फिर इनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी देखेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस वगैरह इन पे बेस्ड होते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट वगैरह करना होता है, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखें तो फिर यहाँ पर 13 पे देखें, आप 5th को देखिए पहले। आप 5th में आप देखें तो साइन का इंटीग्रेशन कितना है माइनस कॉस, तो साइन पी एक्स प्लस क्यू का भी माइनस कॉस पी एक्स प्लस क्यू है, बस बाहर अलग से किससे डिवाइड हो गया पी से। कॉस का साइन होता है तो कॉस पी एक्स प्लस क्यू का भी साइन पी एक्स प्लस क्यू हो गया, बस बाहर अलग से डिवाइड हो गया किससे पी से। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है 7, 8, 9 और 15, 16, 17, बट स्टिल देख सकते हैं, दोनों ये लिख दिए। तो सेक स्क्वायर x का tan x है, तो सेक स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू का tan पी एक्स प्लस क्यू है, लेकिन बाहर डिवाइड होगा पी से। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x है, तो कोसेक स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू का भी माइनस कॉट पी एक्स प्लस क्यू हो गया, बाहर अलग से डिवाइड हो गया पी से, और एक कॉन्स्टेंट से। पी और क्यू के दो नंबर होंगे, मैं एग्जाम्पल्स लूँगा आपको आ जाएगा समझ में। फिर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपन एल एन ए होता है, और अगर आप ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू का करते हो तो वो ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू अपन एल एन ए हो जाएगा, लेकिन अगेन इसमें भी किससे डिवाइड हो जाएगा बाहर पी से डिवाइड हो जाएगा या 1/p से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार आप नोट डाउन कर लें अच्छे से इसको, ये आपके पास वो कुछ फॉर्मूले हो गए 13 to 17 और इससे पहले वाले जो थे उसके अलावा ये सारे केसेस जो है आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये हमारे वो फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला अगर होता है तो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भी इंटीग्रेशन होगा ना इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होगा, या फिर अगर हम सॉल्व कर पाते होंगे तो इनमें कन्वर्ट हो जाएगा जो मैंने लिखवाए हैं, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ होता है तो फिर हमारे लिए फिर वो पॉसिबल होगा नहीं सॉल्व करना, तो जो है वही कर पाएंगे। फिर अब मैं इसमें नेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स भी हैं, तो नेक्स्ट लिखता हूँ फ्यू इंटीग्रेशन रूल्स। तो कुछ रूल्स अगर लिखें तो रूल्स में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अगेन इंटीग्रेशन रूल्स में लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि इतने ही होते होंगे, और भी होते हैं, बट इतने इंटीग्रेशन रूल से हमारा काम चल जाता है, और इन्हीं को यूज़ करके फिर हम आगे जो भी इंटीग्रेशन वगैरह होंगे वो अब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इंटीग्रेशन रूल्स में पहला लिख रहा हूँ इंटीग्रल सी डी एक्स। तो इंटीग्रल सी डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हो वेयर सी इज़ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, और बस इंटीग्रेशन जो भी है वो डी एक्स का हो जाएगा, जैसा भी आना है आ जाएगा। तो वेयर सी इज सम कॉन्स्टेंट, तो सी डी एक्स में सी बाहर निकालिए, डी एक्स का इंटीग्रेशन करिए, आंसर आ जाएगा। फिर अगर लिखते हैं सी यू डी एक्स, तो ये कॉन्स्टेंट सी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पे यू जो है वो क्या है एक तरह से
x का फंक्शन है, c तो कांस्टेंट है ही, और u हमारे पास कोई x का फंक्शन है। सिंपल सी बात है, मतलब इंटीग्रेशन जब करेंगे या तो कांस्टेंट होगा बाहर निकाल लेना, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो, मतलब मान लो इंटीग्रल 2 dx है तो 2 बाहर निकाल दो, dx का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रल मान लो 4x dx है तो 4 बाहर निकाल दो, x dx का इंटीग्रेशन कर दो। ये हो जाएंगे ये दोनों रूल्स। और एक थर्ड रूल है सिंपल, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे डिफरेंशिएशन में भी होता है सेम यहाँ पे भी चलता है, अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रल u dx प्लस माइनस इंटीग्रल v dx, वेयर u और v दोनों क्या है, x के फंक्शन होंगे, तो उनको आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये बेसिक रूल्स है जो हम यूज़ कर पाते हैं इंटीग्रेशन में। तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन में और भी रूल्स नहीं होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। बाई पार्ट्स भी होता है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट क्या हमारे लिए वो यूज़ केस नहीं है, हम कहीं पे भी उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो जो भी इंटीग्रेशन होते हैं हमें इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, जिनको हमें सॉल्व करना होता है, जिनका यूज़ केस हमारे लिए रहता है। तो आपको इन्हीं पर ही काम करना है, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है इसके अलावा भी कोई इंटीग्रेशन है तो हम उनको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, वो मैथ्स का पार्ट है बेसिकली। मैथ्स में अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ लेंगे, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई आपको नीड ही नहीं पड़ेगी, कहीं आपके लिए यूज़ ही नहीं होने वाला। तो यही वो इंटीग्रेशन रूल्स और फॉर्मूले जिनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा लिमिटेड पार्ट है, इसलिए हम इतना ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होता है तो हमसे होगा नहीं। बात ये मतलब जो भी फॉर्मूले होंगे ना, या जो भी केसेस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे जो ऊपर लिखवाएं। नहीं भी होंगे तो कन्वर्ट हो रहे होंगे, और अगर कन्वर्ट नहीं हो सकते होंगे तो आप कर नहीं पाओगे। तो कर नहीं पाओगे इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं पे भी नहीं हो सकता, वो मैथ्स में जाके हो सकता होगा, बट अगेन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन फिजिक्स का हो, बट वो वहाँ पर हमारे लिए यूज़ केस नहीं है, हमारा फोकस उस पर नहीं जाएगा। तो इन्हीं इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे। तो फिर ये तो हमारे पास बेसिक रूल्स एंड फॉर्मूलेज हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं।